नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आपके बहुत सारे अभ्यास प्रश्न आज हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आपके 100 से ज़्यादा प्रश्न होने वाले हैं। क्योंकि अभी आपकी परीक्षा निकट है, तो कोशिश हम लोग करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी कर पाएँ। और ये आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। जिनके पास बुक है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको हम बता देते हैं कि प्रश्न आपको सॉल्व करना इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने आप प्रश्न सॉल्व करेंगे उतनी आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, ताकि जो आसान प्रश्न है वो गलती से भी एग्ज़ाम में गलत ना हो। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रश्न करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो इकाई आपकी फर्स्ट लगी हुई है, हिंदी भाषा और विज्ञान, उसका ही आपका 100 प्रश्न मैक्सिमम इसमें रहेंगे। मैक्सिमम क्या, आपका 99+ क्वेश्चन इसमें हिंदी यूनिट 1 से ही आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, यूनिट वाइज ऐसे हम लोग तैयारी करते चले जाएंगे, ताकि आपकी जितनी भी आपने पढ़ाई की है उसको दोबारा से हम लोग दोहराव के साथ में रिवीजन अच्छे से और पक्का पक्का करते हुए चलें। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद है 343, 343 अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। मैं सिर्फ आपको प्रश्न पढ़ूंगी और आपको उत्तर बताऊंगी, ताकि आपको समय ना वेस्ट हो ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने में फिर उसको लगाने में टाइम जाता है, और हम अभी इस समय रिविजन कर रहे हैं। तो रिविजन में हम लोग सिर्फ प्रश्न और उत्तर फटाफट, जैसे वन लाइनर होता है उसी टाइप से हम लोग उसकी अध्ययन कर रहे हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो 1873 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 अनुच्छेद से 351 तक में अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो सघोष महाप्राण ध्वनि ठा है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ जो है, बड़ा आ पश्च स्वर है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। पहले पाली भाषा, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। तो जो का ध्वनि गुण है वो अघोष में आती है। खा भी आपकी अघोष में आती है। फिर आपका गा जो है वो सघोष ध्वनि है, सघोष और अल्प प्राण है, और घा आपकी सघोष है। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। निम्नलिखित में से हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ में सुमेलित करना है। किसका कौन सा ग्रंथ है? तो कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है हिंदी व्याकरण, किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है हिंदी शब्दानुशासन, उदय नारायण तिवारी ने लिखा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और रामविलास शर्मा ने लिखा है भाषा और समाज। ठीक है, इससे ये होगा कि आपने पढ़ा है, आप बार बार रिकॉल कर रहे हैं, बार बार उसको अपने मन में बैठा रहे हैं, तो आप अब इस चीज़ को भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने एक बार पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं ये, और एग्जाम में देख रहे हैं पूछे जा चुके हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर। फिर प्रश्न है, सुमेलित करना है स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, अल्प प्राण ध्वनियाँ, घोष ध्वनियाँ। तो जो स्वर ध्वनियाँ हैं वो अंग, आह, ए, औ है। तालव्य ध्वनियाँ आपकी च, छ, ज, झ है। अल्प प्राण ध्वनियाँ क, त, प, ट है। और घोष ध्वनियाँ हैं वो खा, था, फा और भा। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी आपके पूछे जाते थे, पहले ज़्यादा प्रश्न आते थे, अब तो आपका आता है, लेकिन जो भाषा है उससे ज़्यादा प्रश्न आता है। भाषा और बोली से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ में सम्मिलित करना है। तो ब्रज भाषा ये आपका हो जाएगा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा में बोली जाती है, मैथिली दरभंगा बिहार में, अवधी सुल्तानपुर यूपी में। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको बोली के क्षेत्र को सम्मिलित करना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में हुआ। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम अनुसूची, मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन भाषा से संबंधित है ग्रिम नियम। इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्रों से सम्मिलित करना है। बांगरू जो है वो रोहतक में, ठीक है, भोजपुरी छपरा में, कुमाऊनी अल्मोड़ा में, और खड़ी बोली मेरठ में। इसके आधार पर आप उनको बोली क्षेत्र के साथ में सम्मिलित कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 5 ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आ जाता है
16। इससे ये हो रहा है कि आपका फटाफट, देखिए अभी बहुत कम समय में हम लोगों ने 15-16 प्रश्न कर लिए, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्रश्न कर पाए हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न करेंगे और समय कम रहेगा तो आपका रिवीजन बहुत अच्छी स्पीड से और बहुत अच्छी तरीके से होगा। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो जो नहीं बोली जाती है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज तो नहीं बोली जाती, वो हो जाएगा मैथिली। आगे चलते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो मान्यता कब मिली पूछा गया है, कब मनाया जाता है ये नहीं बोला गया है। 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली थी। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो वो अर्ध तत्सम से हुई है। फिर आपका बोली और भौगोलिक क्षेत्र से सुमेलन करने को आ गया है। हड़ौती ये आपका राजस्थान में है क्षेत्र, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड और कन्नौजी उत्तर प्रदेश। इसके आधार पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए विधि को क्रिया रूपों के साथ सुमेलित करते हैं। करो बांगुरी, करहूँ अवधि, करो ब्रज और करा भोजपुरी। ठीक है, तो ये मतलब करना एक जो शब्द है, क्रिया करना का इतने सारे मतलब क्षेत्रों में क्या बोला जाता है? करो बोला जाता है आपका बांगरू में, करहूँ बोला जाता है अवधि में, करो मतलब होता है करो ब्रज भाषा में, जो भी आप ज़्यादातर पंक्तियाँ पढ़ते होंगे ब्रज भाषा की तो उसमें करो ऐसा शब्द आता है। करा जो है वो आपका भोजपुरी शब्द है। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 2007 में पूछा गया प्रश्न है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? तो अष्टाध्यायी में। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? तो शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता, बाकी उपसर्ग धातु प्रत्यय तीनों ही शब्द रचना में अपना अपना योगदान देते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो रूप साधक प्रत्यय है मातृत्व में। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ में सम्मिलित करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जसुमती हरि पालने झुलावे ब्रजभाषा, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बय सुहावा अवधि भाषा। अतिरंग स्वामी सु मिली राती बेटी राजा भोज की, ये आपका हो जाएगा डिंगल। और दखन है नगीना, अंगूठी है जग अंगूठी कु हरकत, नगीना है लग दक्षिणी भाषा। ठीक है, तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित करना है। तो फिर से देखिए क्रिया रूप आ गया, आयु अपभ्रंश, आइल भोजपुरी, आवा अवधि और आयो ब्रज भाषा। तो इसके आधार पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28। फिर आपका हो जाएगा संधि के नाम के साथ में सुमेलित करना है इसको। ठीक है, कौन सी संधि किस शब्द में है? तो चलिए पता करते हैं। निरोग ये आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, इसका जो तोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा निह रोग, निह प्लस रोग, तो ये विसर्ग संधि आ जाएगी। फिर आपका हो जाएगा दीर्घाकार, ये दीर्घ संधि है। दीर्घ और आकार, छोटा और बड़ा का मेल हो रहा है तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। सदाचार व्यंजन संधि और प्रत्येक यण संधि। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर दिया होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा का संबंध शौरसेनी से है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम क्या दिया है? तो देश भाषा नाम दिया है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो स्वनिम विज्ञान से ग्रीम नियम का संबंध है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर या है। बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है? तो बोली का लघुत्तम रूप पूछा है तो व्यक्ति बोली होता है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो बनारस की बोली को काशिका कहा गया है, याद रखिएगा। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो पुरानी हिंदी नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती, हिंदी ये तीनों ही आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी शामिल नहीं है, बाकी सारी ही शामिल है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है, लेकिन बुंदेली बिहारी उपवर्ग में नहीं आती। प्रश्न नंबर 41, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? तो अंग और आहा अयोगवा है। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। दक्खनी कुतुब शाह ने,
कौशली दामोदर पंडित ने, ब्रजबुली शंकर देव अवतरे ने और संधा भाषा सरहपा ने। ठीक है, तो ये प्रयोगता है, इनको याद कर लीजिएगा, एक दो बार उसको नहीं तो उसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है ऐसा प्रश्न। फिर आपका आता है अपभ्रंश को उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अपभ्रंश का उत्तरकालीन मतलब पहले का जो नाम था अपभ्रंश का वो क्या था? तो अवहट्ट था। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8 स्वर थे। मगही किस हिंदी प्रदेश में बोली जाती है? तो बिहार की भाषा है मगही। भाषाओं की पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं की पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम बताना है, तो ब्राह्मी लिपि विकास का अनुक्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर बाद में देवनागरी लिपि। पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और लास्ट में देवनागरी लिपि। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ में सम्मिलित करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। धातु सिद्धांत दिया है न्वेवर ने, नवायर ने। यो है हो सिद्धांत दिया है हेज ने। इंगित सिद्धांत दिया है राय ने। और आपका संपर्क सिद्धांत दिया है रेवेज ने। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, नया कॉन्सेप्ट है ये। फिर आपका आता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 2012 में प्रश्न पूछा गया था। आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? तो आगरा का बोली क्षेत्र है ब्रज। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला था? तो ये आपका इसमें अभी मेंशन नहीं है, इसको देख के बता देंगे प्रश्न नंबर 51, वरना आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। आपके पास भी अगर पुस्तक होगी तो देखिए और इसका उत्तर दे दीजिए। प्रश्न नंबर 51, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? ये भी आपका नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं, 3 प्रश्न देख लेंगे, 51, 52 और 53। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ में सम्मिलित करना है। कवितावली ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो ये पिंगल भाषा में है। बरवैनाय का वेद अवधी भाषा में है और अमीर खुसरो की मुकरियाँ खड़ी बोली में है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना जाता है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी भाषा नहीं है, पहले भी ये प्रश्न बन चुका है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान में, अपराध में, अपयश में या फिर अपमति में? तो अपमति में उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा के साथ में सम्मिलित करना है। जगदीश गुप्त की जनपदीय भाषा है ब्रज। फिर आपका बंशीधर शुक्ल की भाषा है अवधी। ईसुरी की भाषा है बुंदेली और सूर्यमल मिश्रण की भाषा है राजस्थानी। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ब्रज भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। सियोयन नहीं है। इतालिक है, जर्मनिक है, केल्टिक है, लेकिन सियोयन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? तो ग्रियर्सन का ही कथन है और पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो अपभ्रंश का रहा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताना है। तो खड़ी बोली और बुंदेली ये दोनों ही युग्म सही हैं। कन्नौजी आपकी अवधि और कन्नौजी आ जाएगी किसमें? पूर्वी भाषा में। ठीक है, तो खड़ी बोली और बुंदेली आपकी हो जाएगी पश्चिमी में। अर्धमागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है बघेली। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो छत्तीसगढ़ी को शामिल नहीं किया गया है। मणिपुर, मैथिली, डोगरी ये तीनों ही अष्टम अनुसूची में शामिल हैं। निम्न में से कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है? तो आकार बहुला नहीं है बुंदेली। हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो ये अवधि में है। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजराती हिंदी का शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश से विकास हुआ है। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं? तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद 2 हैं। इसको मिलान कर लेते हैं। बांगरू ये हो जाएगा करनाल, ब्रज भाषा हो जाएगा आगरा, अवधि हो जाएगा आपका बिजनौर, खड़ी बोली हो जाएगा आपका
खड़ी बोली हो जाएगा बिजनौर और अवधि हो जाएगा सुल्तानपुर। ठीक है, तो इसको मिलान फिर से कर लेते हैं। खड़ी बोली बिजनौर, फिर ब्रजभाषा आगरा, बांगरू करनाल, और आपका जो अवधि है वो सुल्तानपुर। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 72, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा ने कहा है ये। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती, भोजपुरी, मैथिली, मगही तीनों ही बिहारी हिंदी के वर्ग में आती हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ में सम्मिलित करना है। पश्चिमी पहाड़ी ये आपकी हो जाएगी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी बिलासपुर और मगही पटना। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो 351 अनुच्छेद में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो मड़ियाली नहीं है, मेवाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती तीनों ही राजस्थानी बोली कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो नेपाली भाषा है। कांगड़ी, गोंडवी और राजस्थानी तीनों ही नहीं है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली शब्द है तौलिया। तौलिया, बाल्टी, आल्पिनी सारी ही पुर्तगाली शब्द हैं। निम्न शब्दों को अपने समासों के साथ में सम्मिलित करना है। पंचवटी 5 इसमें आया है, तो द्विगु समास। चक्रपाणी, बहुब्रीहि, नीलगाय, कर्मधारय और यथाशक्ति अव्ययी भाव। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियों संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है ला। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है औ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है क्या? आधा का और या संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न नंबर 84, फिर आपको सम्मेलन करना है। चलिए, अवहट्ट भाषा ये लिखी गई कीर्तिलता, ब्रज भाषा में लिखी गई है भंवर गीत, अवधी भाषा में लिखी गई है मधुमालती और खड़ी बोली में लिखा गया है अयोध्या सिंह प्रसाद हरिऔध का प्रिय प्रवास। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 85, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो अघोष ध्वनि, सघोष ध्वनि, 2 प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो अघोष ध्वनि आपकी प और फा है। ठीक है, और जिसमें कंपन होता है वो सघोष ध्वनि होती है, ग, घ, ड, ढ, द, ध। ठीक है, और पा और फा अघोष ध्वनियाँ हैं। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है? तो ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। अच्छा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा किसने है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधी नहीं बोली जाती है? तो हरदोई में अवधी नहीं बोली जाती है। सीतापुर, रायबरेली, बस्ती तीनों में ही अवधी बोली जाती है, लेकिन हरदोई में अवधी बोली नहीं बोली जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की किस शैली से हुआ है? तो उत्तरी शैली से हुआ है। मूल संविधान की कुल कितनी भाषाएं थी? पहले मूल भाषाएं 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक। राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया? तो 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त किया गया था। निम्न में से कौन सी संज्ञा का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक ऐसा कोई भी संज्ञा का भेद नहीं है। ये उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष वो उसमें आता है, लेकिन आपका ये संज्ञा के भेदों में ये शामिल नहीं है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? तो फ्रेंच भाषा के हैं। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत को पढ़ना है। मान स्वरों की संख्या 7 मानी जाती है, तो ये आपका असंगत है। हिंदी के वर्ण है च, य, श और ज। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 98, निम्न स्थानों को देखें। तो देखिए, मथुरा, बदायूं और आगरा ये ब्रज भाषाओं को बोलने वाले क्षेत्रों का सही कूट आपको बताना था। तो मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, बदायूं में और आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लरिया या खलटाही किस बोली को कहा जाता है? तो लरिया या खलटाही छत्तीसगढ़ी बोली को कहा जाता है। नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? तो नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम है पंचमाक्षर। मतलब जैसे आप लिखते हैं का, खा, ग, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, तो ये आपका जो 2 शब्द होते हैं 5वें वर्ण, ये आपके पंचमाक्षर भी कहलाते हैं और नासिक के व्यंजन भी कहलाते हैं।
प्राथमिक मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 का में। 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 25 अप्रैल व 7 मई 1963 में। ये आपको डेट्स बहुत याद करनी जरूरी है। कब पारित हुआ था? तो 25 अप्रैल व 7 मई को 1963 में ये पारित हुआ था। मानसरों की संख्या कितनी है? मानसरों की संख्या 8 है। ठीक है, 7 नहीं है, इसी वजह से वो गलत हो गया था। मानसरों की संख्या 8 है। स्वनिम को और क्या कहते हैं? स्वनिम को और ध्वनि कहते हैं। 106 प्रश्न हो चुके हैं। और ये देखिए, असंगत कथन का चयन करना है तो री और ला का उच्चारण स्थान दंत है, ये गलत हो जाएगा। बाकी का वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। टा वर्ग और रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। वा का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है। लेकिन री और ला ये पार्श्विक है, उच्चारण स्थान इसका दंत नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। असंगत कथन का चयन करना है तो चलिए देख लेते हैं असंगत कथन। बघेली छत्तीसगढ़ी पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये पहाड़ी हिंदी में नहीं आती। कुमायूनी, गढ़वाली ये सब पहाड़ी हिंदी में आती हैं। असंगत कथन का चयन करना है। देखिए, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो टा संयुक्त व्यंजन है, टा संयुक्त व्यंजन नहीं है। औ कंठ्योष्ठ ध्वनि है, सही है। प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। का काकल्य से उच्चरित ध्वनि है, लेकिन टा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तो ये आपकी उत्तरमाला भी दी हुई है। अब देखिए, इसमें आपका आंसर दिया हुआ है जो हम लोगों ने 51 का सी, 52 का डी और ए, सी डी ए, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आप देख लीजिएगा दोबारा से, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगी। और जिनके पास बुक है उनके लिए तो बढ़िया है, बस आपको रिवीजन करने की देरी है। सब कुछ पढ़ा है आपने, रिवीजन कीजिए, क्योंकि आसान प्रश्न जब गलत होते हैं तो बहुत खराब लगता है। तो कोशिश कीजिए रिवीजन, मतलब सफलता की कुंजी है इस समय, जितने प्रश्नों को सॉल्व करें और जितना आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके से आप बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में, निश्चित ही आपको सफलता मिल करके रहेगी। सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।